नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, आप लोग खुश हो जाइए। खुश क्यों हो जाइए? क्योंकि दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजियों का विकास हो रहा है और इन टेक्नोलॉजियों में जो मिनरल्स का प्रयोग हो रहा है वो मिनरल्स नेपाल में बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। पूरी वीडियो सुनिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि अरब कंट्रियां जो हैं या अमेरिका है या रसिया है, ये पूरी दुनिया को तेल गैस सप्लाई करते थे। अब क्या हो रहा है कि अब आने वाले समय में हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग किया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन प्राप्त करने के दो तरीके हैं। एक है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है पानी। पानी से 4% हाइड्रोजन प्राप्त किया जाता है इस समय, और 96% जो हाइड्रोजन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से प्राप्त किया जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पानी से हाइड्रोजन ज़्यादा बनाना चाहते हैं वैज्ञानिक लोग, और जितनी भी गाड़ियां हैं या उद्योग है वहाँ पे हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग करना चाहते हैं पूरी दुनिया के लोग। क्यों करना चाहते हैं? देखिए, क्या होता है कि क्रूड ऑयल, सेल ऑयल से हम अपनी गाड़ियां चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो हमारी जो ऊपर परत है 8 किलोमीटर दूर, ओजोन परत O3, जो गैस है वो गैस कमज़ोर पड़ने लग जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिससे सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आती है और गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ती है तो ग्लेशियर पिघलने लग जाते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि सारे ग्लेशियर यदि पिघल गए तो दुनिया डूब जाएगी। यानी 55 मीटर तक समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा यदि ग्लेशियर पिघल गए तो, और फिर पानी भी नहीं मिल पाएगा। ये प्रकृति ने व्यवस्था बना रखी है कि बर्फ़ गिरती है, वो धीरे धीरे पिघलती है और सब लोगों को पानी देती है नदियों के सहारे, और एक ही बार में पिघल जाएगा तो दुनिया डूब जाएगी। तो दोस्तों, अब दुनिया का ध्यान किस तरफ गया है? शुद्ध ईंधन पर, जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा ना करे। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हिंदू पद्धति में क्या है कि यज्ञ करना या धूप जलाना। आपने देखा होगा कि हम अगरबत्ती जलाते हैं, तो पुराने समय में अगरबत्ती जलाना या धूप जलाना या यज्ञ करना, यज्ञ में घी, आम की लकड़ी का प्रयोग क्यों किया जाता था? क्योंकि इससे जो धुआं निकलता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करता है और ऑक्सीजन को शुद्ध करता है। यानी ये जो धुआं था धूपबत्ती, अगरबत्ती का या यज्ञ का, तो ये धुआं कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करके ऑक्सीजन को शुद्ध करता है। इसलिए पुराने समय में इस धुएं का प्रयोग किया जाता था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बारिश कराने के लिए यज्ञ का सहारा लिया जाता है। यदि कहीं बारिश नहीं हो रही है तो आपको वहाँ पे बहुत सारा घी का प्रयोग करना पड़ेगा, आम की लकड़ी जलानी पड़ेगी, पीपल की लकड़ी जलानी पड़ेगी और बारिश हो जाएगी। ऐसा हो चुका है और होता आया है। तो अब क्या हो गया है, वो भी इसी प्रकार की प्रक्रिया है। यानी हाइड्रोजन से जो धुआं निकलेगा, हाइड्रोजन ईंधन से जो धुआं बहुत कम मात्रा में निकलेगा वो ऑक्सीजन को शुद्ध करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करेगा। तो वही प्रक्रिया है एक प्रकार की ये भी। लेकिन पुरानी जो प्रक्रिया थी, आम की लकड़ी जलाना, घी जलाना, धूप वगैरह जो भी है, उस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष लाभ नहीं लिए जा सकते थे। लेकिन इस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष लाभ क्या है कि हमारी इंडस्ट्री चलेगी, हमारी गाड़ियां चलेंगी हाइड्रोजन ईंधन से, और उसका जो धुआं निकलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करेगा और ऑक्सीजन को शुद्ध करेगा। तो अब हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग भविष्य में बहुत ज़्यादा होने वाला है, और पानी से शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त की जाएगी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करेगी और ऑक्सीजन को शुद्ध करेगी। तो पानी के क्षेत्र में नेपाल का नंबर कौन सा है? दूसरा नंबर है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब उस पानी का भारी मात्रा में उपयोग करने वाला है नेपाल। नेपाल में है कुछ लैब जो कि खुल रहे हैं और छोटे छोटे लैबों में कहीं प्रयोग भी कर रहे हैं। रामचंद्र पौडेल, शायद उन्हीं का एक लेख मैंने पढ़ा था, तो उससे कुछ जानकारियां हासिल हुई कि विराट सिंह थापा के नेतृत्व में एक लैब चल रहा है, ठीक है। और जो नेपाल ऑयल निगम के निदेशक हैं राजेंद्र पौडेल,
और विद्युत प्राधिकरण के जो आदमी हैं, जो भी हैं, ये सब मिलके क्या योजना बनाए हैं कि हमें बहुत जल्दी हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन करना है। आपको पता होना चाहिए कि भारत ने अभी कल ही की बात है, कुछ सफलता हासिल की है। पानी से हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया में भारत को सफलता मिली है। जापान इसमें गाड़ियां बना रहा है और 2023 या 24 तक ये गाड़ियां बाजार में ले आएगा जापान। तो इनको चलाने के लिए हाइड्रोजन ईंधन की सख्त जरूरत है। और हाइड्रोजन ईंधन कैसे प्राप्त होगा? शुद्ध वाटर से, जो फ्रेश वाटर है, और वो कहाँ सबसे ज़्यादा है? ब्राज़ील में है और नेपाल का दूसरा नंबर है। यानी हाइड्रोजन जो हमारी गाड़ियों के लिए प्रयोग होगा भविष्य में, वो सबसे ज़्यादा नेपाल उसको बनाने में सक्षम है और नेपाल ने इसकी शुरुआत कर दी है। हालांकि नेपाल सरकार ने अभी तक इस पर कोई कानून नहीं बनाए हैं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मामा प्रचंड और ओली की आपसी लड़ाई, और ये लोग लड़ते रहेंगे तो ध्यान कौन देगा कि हाइड्रोजन ईंधन भी बनाना है, क्योंकि भविष्य में गाड़ियां आने वाली है हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली। तो नेपाल ने सही समय पर सही कदम उठाया, लेकिन प्रेशर यानी जोर नहीं मिल रहा है, ताकत नहीं मिल रही है। जो नेपाल हाइड्रोजन इंजन बनाना चाहता है उसको ताकत नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी जो नेपाल विद्युत प्राधिकरण है, नेपाल ऑयल निगम है, और बहुत सारे लैब खुल रहे हैं धीरे धीरे, तो ये लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम बहुत जल्दी हाइड्रोजन ईंधन बनाएं। और हाइड्रोजन ईंधन यदि बन जाता है नेपाल में, तो आप जान लीजिए कि भविष्य के लिए, जैसे अभी हम अरब कंट्रियों से क्रूड ऑयल, शेल ऑयल खरीदते हैं, तो भविष्य में क्या होगा कि नेपाल से लोगों को हाइड्रोजन ईंधन खरीदना पड़ेगा। और आपको पता होगा कि नेपाल लगभग 2.5 खरब या 3 खरब रुपए सालाना जो उसका शेल ऑयल, क्रूड ऑयल पर खर्चा करता है, कि जो कि नेपाल की जीडीपी का 5 या 6% है। सकल घरेलू उत्पादन नेपाल का जितना है, उसका 5% नेपाल केवल ईंधन में खर्चा करता है, विदेशों को देता है। सबसे पहले तो 5-6 खरब रुपए बच जाएगा। दूसरी बात क्या होगा कि नेपाल जो है हाइड्रोजन ईंधन का सप्लाई करेगा दुनिया को, जैसे आज अरब देश करते हैं, ईंधन की सप्लाई करते हैं पूरी दुनिया को। तो उसके बाद फिर नेपाल करेगा या ब्राज़ील करेगा, जिनके पास पानी की ज़्यादा मात्रा है, और पानी की मात्रा तो 2 देशों के पास सबसे ज़्यादा है। तो इसके बाद जो ईंधन की पूर्ति है वो कौन करेगा? नेपाल करेगा। और नेपाली वैज्ञानिक चाहे बड़े स्तर के ना हो, बड़े स्तर के हैं कुछ वैज्ञानिक जो यूरोप में है, अमेरिका में है, तो उनकी जो सोच है कि हमें जल्दी से जल्दी हाइड्रोजन ईंधन बनाना है, क्योंकि जापान, भारत, चाइना जल्दी से जल्दी हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली गाड़ियों को बनाना चाहते हैं। और ध्यान रखें, यदि नेपाल इसमें सक्सेस होगा, क्योंकि प्रयास किए जा रहे हैं, और प्रयास कोई करता है तो सक्सेस जरूर होगा। तो यदि वाटर से हाइड्रोजन ईंधन बनाने में नेपाल सक्सेस हो जाता है, तो आप सोच लीजिए कि बहुत सारे देशों को नेपाल हाइड्रोजन ईंधन की सप्लाई करेगा। और जैसे आपने देखे होंगे, कतार हुआ, सऊदी अरब हुआ, या अरब देश ईंधन बेच के खूब पैसा कमा लिए, उसी प्रकार आप लोग भी ईंधन बेच के खूब पैसा कमा लेंगे। लेकिन ये इतना जल्दी भी नहीं होगा, इसमें 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन प्रयास पूरे किए जा रहे हैं। अब नेपाल सरकार को इस पर कानून बना देना चाहिए। भारत ने 1500 करोड़ रुपए अलग बजट रखा है इस चीज़ के लिए, लेकिन नेपाल सरकार ने अभी तक कुछ इस पर कोई बड़ी बात नहीं की है। नेपाल सरकार को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए, और जो विद्रोह घर में चल रहा है उसको बंद कर देना चाहिए, और विकास पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नेपाली जनता तो विकास पे ध्यान दे रही है। क्योंकि हम आपके बारे में अच्छे से जानते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं। हमसे ज़्यादा कोई इंडियन नहीं जानता है कि आप लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है आपके बारे में, यानी नेपाल के बारे में, नेपाली आदमियों के दिमाग में क्या चल रहा है, ये हम बहुत ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, क्यों जानते हैं? क्योंकि हम हमेशा नेपाल पर ही वीडियो बनाते हैं, इसलिए जानते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में जो चल रहा है कि हमें विकसित देश बनना है यूरोप की तरह,
तो उसके लिए आपकी सरकारों को क्या करना पड़ेगा, मिल के काम करना पड़ेगा। जो द्वंद्व चल रहा है, जैसे भारत में द्वंद्व चलता है, तो उससे क्या होता है कि विकास नहीं हो पाता है। सरकार का ध्यान केवल अपनी कुर्सी बचाने पर ही लगा रहता है। इसी प्रकार ओली का ध्यान अपनी कुर्सी बचाने पर ही लगा हुआ है, तो विकास कहाँ से हो जाएगा। सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं होगा अपनी कुर्सी जाने का, तो विकास कार्य होगा। सरकार को फ्री रखना पड़ेगा। अगर सरकारें फ्री रहती हैं तो वो देश के लिए काम करती है। लोगों का कहना है कि देश बेच देती है सरकार, ऐसा दोस्तों कुछ नहीं होता है। प्रेशर होते हैं इंटरनेशनल, लेकिन कोई भी देश का प्रधानमंत्री अपने देश से गद्दारी कर दे, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पूरी संसद बैठी है और पूरे संसद के लोग बिक जाएं, ऐसा संभव नहीं होता है। और दोस्तों, मैं तो कहता हूँ कि जो आप लोग कभी 1,00,000 2,00,000 आदमी सड़कों पर निकालने की कोशिश करते हैं, झंडा लेके घूमते रहते हैं, ओली की पार्टी अलग, प्रचंड की पार्टी अलग, कभी कांग्रेस निकाल रही है, कोई कभी जासपा निकाल रही है, ठीक है। ये आंदोलन न करके अगर नेपाल की जनता सड़कों पे आंदोलन करे कि जल्दी से जल्दी हाइड्रोजन ईंधन बनाओ, अगर ये कोशिश करती है नेपाल की जनता, इसके लिए सड़क पर उतरती है, तो आप लोग सोच लीजिए कि आपका जो देश है वो बहुत पैसे कमा लेगा और बहुत सारे रोजगार आप लोगों को मिल जाएंगे। जो 50-60 लाख लोग विदेश में हैं, वो विदेश जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो आपको आंदोलन कौन सा करना चाहिए? एक तो सबसे पहले टैक्स कम करो, जो भंसाट दर है आपकी वो बहुत ज़्यादा है, एक तो वो आंदोलन करना चाहिए। और दूसरा करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हाइड्रोजन ईंधन का विकास करे नेपाल सरकार। जब सरकार के ऊपर प्रेशर होगा जनता का कि ये काम करो, तो सरकार करेगी। अभी कोई प्रेशर नहीं है। अभी सरकार को तो एक दूसरा गिराना चाहता है, कुछ आदमी ओली पार्टी के, कुछ आदमी प्रचंड पार्टी के। तो ये सब जनता क्या कर रही है, कोई ओली को गिराना चाहता है, कोई प्रचंड को गिराना चाहता है। अगर ये सब ना करके और ये आंदोलन करें कि कैसे भी करके हाइड्रोजन ईंधन का विकास करे नेपाल, तो सरकार के ऊपर प्रेशर जाएगा और सरकार करेगी। जब सरकार पूरी ताकत से कोशिश करेगी, तो आपके यहाँ पानी से हाइड्रोजन बनना चालू हो जाएगा। और जिस दिन पानी से हाइड्रोजन बन गया भारी मात्रा में, तो आपके पास खूब पैसा हो जाएगा। जैसे अरब देशों के पास खूब पैसा है, ठीक है, तो उनके पास कम होने लग जाएगा, लेकिन आपके पास बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि भविष्य में हाइड्रोजन ईंधन का ही इस्तेमाल होगा। अब 2030 के बाद हो या 35 के बाद हो, लेकिन हाइड्रोजन ईंधन का ही इस्तेमाल होगा। इससे क्या है कि वातावरण हमारा सुरक्षित रहता है, ठीक है। ग्लेशियर नहीं पिघलेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं बनेगी, तो हमारे ग्लेशियर नहीं पिघलेंगे। तो दुनिया तो बचानी ही है, और दुनिया को बचाने के लिए हमें अपने ग्लेशियर, जो प्रकृति की जो सिस्टम है, उस सिस्टम को बरकरार रखना होगा। और सेल ऑयल, क्रूड ऑयल, ये जो क्या होते हैं, प्राकृतिक का जो सिस्टम है प्रकृति का, उस सिस्टम को ये सेल ऑयल और क्रूड ऑयल खराब कर रहे हैं। और हाइड्रोजन ईंधन जो है उस सिस्टम को बरकरार रखेगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से बरकरार रखेगा। उस सिस्टम को नष्ट नहीं होने देगा। जो सिस्टम बना है कि समुद्र से वाष्प बन के बारिश होगी, बर्फ गिरेगी, धीरे धीरे ग्लेशियर पिघलेंगे, धीरे धीरे दुनिया को पानी जाएगा, सब लोग पानी पिएंगे, वो सिस्टम जो है हाइड्रोजन ईंधन जो है उस सिस्टम को बरकरार रखेगा और मजबूत करेगा। लेकिन सेल ऑयल, क्रूड ऑयल उस सिस्टम को खराब कर रहे हैं। दोस्तों, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, गले में प्रॉब्लम है, लेकिन आने वाले भविष्य में हाइड्रोजन ईंधन का बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा और नेपाल उसको बनाने में अग्रणी देशों में आएगा। अगर नेपाल इसमें सक्सेस हो गया तो सोच लीजिए आप भी अरब जैसे, जितनी भी अरब कंट्रियां हैं, उनके जैसे पैसे वाले हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।